हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले अपने हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स इन ड्रग डिस्कवरी के बारे में। मतलब कि हम कुछ अपनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनके डिस्कवरी ने हमारे मेडिकल साइंस को चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको पहले पता हो कि हमारे पास कैंसर का मेडिसिन नहीं होता था, ट्रीटमेंट नहीं होता था। बट आज के टाइम कैंसर की ट्रीटमेंट आ चुकी है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में आ चुका है ना। हमने बहुत सारी ड्रग्स डिस्कवर कर ली हैं जिसकी वजह से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया। ऐसे हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं, अल्कलाइलेटिंग एजेंट्स हैं, है ना। हमारे पुरिन स्टेरॉइड्स हैं, अपने पिरिमिडिन स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं आज। ठीक है। तो आज वैसे ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, उनके डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है कि कैसे उनकी डिस्कवरी ने हमारी मेडिकल साइंस को, फार्मेसी को चेंज कर दिया। ठीक है। तो जो जो आपके सिलेबस में मेंशन है उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम ड्रग्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला है डेफिनेशन क्या है इसका। Historical milestones in drug discovery refer to the major discoveries of important medicines that have changed the history of medical science and pharmacy. These discoveries helped in the treatment of serious diseases such as the pain, malaria, bacterial infections, blood clotting disorders, and cancer. They also laid the foundation for the development of modern science and pharmaceutical research. तो इसका डेफिनेशन ये कह रहा है कि ऐसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमने ड्रग्स की डिस्कवरी की है जिसने हमारे पूरे मेडिकल साइंस और फार्मेसी को चेंज कर दिया है। जैसे कि हमारे पास ऐसे कुछ हमारी जो सीरियस डिसीज थी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था पहले, हमने कुछ ऐसी मेडिसिन ढूंढी है, हमने ऐसे डिस्कवर किए हैं जिसकी वजह से उन डिसीजेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो हमने, आपको याद हो कि हमने 1933 में अपना पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसकी वजह से हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते थे। फिर टाइम टू टाइम हमने न्यू न्यू एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करते गए। फिर फेलोसोरिन आए, अपने मैक्रोलाइड्स आए, अमीनोग्लाइकोलाइड्स आए, मतलब बहुत सारे ड्रग्स आए जिसकी वजह से हमने कह सकते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया थे वो बहुत तरह के होते हैं, आपको पता ही है। तो आज हम हर तरह के बैक्टीरिया को मार सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमारे पास इतने सारे एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं। ठीक है। जैसे आपको पता होगा, जैसे आप वायरस भी है, ठीक है। पहले वायरस के भी हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन नहीं थे, ठीक है, बहुत सारे अब आ चुके हैं। बट जैसे कोविड वायरस आया तो उसका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था। बट आपने देखा होगा टाइम टू टाइम हमें जब पता लगा कि वो हमारे इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो कोविड, जो अपना कोरोना वायरस है उससे हम लड़ पाएंगे। तो हमने उसकी ड्रग डिस्कवर कर ली, कोविडशील्ड वगैरह, है ना। तो ऐसे हमारे कुछ ऐसे सीरियस डिसीज थे जिनका पहले ट्रीटमेंट नहीं होता था, बट हमारे कुछ ड्रग्स की डिस्कवरी की वजह से उनकी आपको ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। और इन्हीं डिस्कवरीज की हेल्प से हमारा मॉडर्न साइंस का स्थापना हो पाया। मतलब जैसे हमारा, आपको पता हो, पहले हमारी जो अपनी जो ट्रीटमेंट होती थी वो होम्योपैथिक से होती थी। मतलब पहले हमारा मॉडर्न साइंस नहीं था। हमारे पहले अपना जो वेदास वगैरह फॉलो करते थे, या फिर पहले आपने सुना होगा अपने वैद्य होते थे और हकीम होते थे, वो हर्बल मेडिसिन यूज करते थे। ठीक है। बट क्या हुआ, जैसे-जैसे हमने कुछ ड्रग्स की डिस्कवरी की, वैसे हमारे मॉडर्न साइंस की स्थापना होगी, जिसकी वजह से हम मॉडर्न साइंस में घुस गए। मतलब हम केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से न्यू-न्यू ड्रग्स बनाने लग पड़े, ठीक है? पहले नहीं होता था ऐसा, पहले हम हर्बल मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट थे। मतलब कि हम हर्बल मेडिसिन यूज़ करते थे। जैसे अस्वासा हो गया, अरिस्टास हो गया, है ना? कभी आपने सुना होगा, है ना? तो अब हम पहले ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? पहले मैं आपको बता दूँ, आपको शायद याद हो, जो मॉर्फिन है, वो एक जैसे समझ लो कि वो हमारा एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलर। जब कोई किसी का ऑपरेशन करते हैं तो हम उसको मॉर्फिन वगैरह के कुछ हमने डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कोडीन वगैरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो हम देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर्जरी में उसको पेन तो होगा, है ना। तो अगर पेन होगा तो सर्जरी कैसे होगा, है ना। इसलिए उसको हम मॉर्फिन वगैरह देते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं देते मॉर्फिन। इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके ड्रग्स होते हैं। आपको ऐसे समझो कि मॉर्फिन अपना रॉ मटेरियल है, ठीक है। उसको हम डेरिवेटिव्स ड्रग्स होते हैं उनको देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम इजिली सर्जरी कर पाए। साथ में सर्जरी के बाद हम दो ड्रग्स जो देते हैं, हमारी एक्चुअल में 7 ड्रग्स होती हैं, जो सर्जरी करते वक़्त देनी चाहिए, ठीक है? तो उसमें से मॉर्फिन एक होती है, दूसरी होती है हमारी सेडेटिव। सेडेटिव क्या करती है? वो हमारे को ऐसा, मतलब समझ लो कि वो उस बंदे को बेहोश कर देती है, उस पर्सन को बेहोश कर देती है, जिसका ऑपरेशन होने वाला था। क्योंकि आपको पता है, अगर पर्सन जाग रहा हो, तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? उसको पेन होगा, उसको आप समझ ही रहे होंगे, अगर वो अपना ऑपरेशन खुद देखेगा कि उसके बॉडी पार्ट को कोई काट रहे हैं, कोई स्टिच वगैरह कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो ना, उसको एक ट्रॉमा, लाइफ ट्रॉमा मिल जाएगा। इसकी वजह से हम बेहोशी अपनी मेडिसिन देते हैं, सेट्रिस वगैरह, जैसे बारबिटूरेट्स वगैरह, जिसकी वजह से वो बेहोश रहे और जो डॉक्टर्स हैं इजीली अपना कोई भी ऑपरेशन कर पाए, ठीक है। तो मॉर्फिन के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन इज द फर्स्ट अल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑपियोइड एनाल्जेसिक। It is obtained from the dried latex of opium poppy. The discovery of morphine proved that pure active constituents could be isolated from the medicinal plant instead of using crude plant material. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, देखो, जो मॉर्फिन है ये हमारा फर्स्ट एल्कलॉइड मटेरियल था, मतलब फर्स्ट एल्कलॉइड कॉन्स्टिट्यूएंट था जो हमने किसी प्लांट से निकाला था, ठीक है। मतलब समझो, जो मॉर्फिन है हमने किसी प्लांट से निकाला है, ठीक है। और वो प्लांट का नाम क्या है?
ओपियम पॉपी। आप ऐसे समझिए, जो हमारा एक प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। मतलब देखो, जो एक प्लांट होता है उसके अंदर हमारे एल्कलॉइड्स भी होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, रेजिन्स भी होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स भी होते हैं, बहुत तरह के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो मॉर्फिन है वो हमारे एल्कलॉइड कैटेगरी में आता है। आप इतना डीप में नहीं अभी जाओ, आपको समझ नहीं आएगा, इतना याद रखो, जो हमारा एक प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे हमारे कैटेगरीज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे समझ लो कि आपके जैसे क्लास है, क्लास में आपके बैचेस होते हैं, हाउसेज होते हैं, येलो हाउस, ग्रीन हाउस। तो वैसे समझो, जो एल्कोलॉइड हमारा येलो हाउस का है, और हेलो हाउस का येलो हाउस है, और येलो हाउस का बच्चा हमारा मॉर्फिन है, ठीक है। ऐसे समझो आप, ठीक है। तो यार मॉर्फिन कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन से प्लांट का? ओपियम पॉपी का, ठीक है। और ये कहाँ से हमें मिलता है? ड्राई लेटेक्स। ड्राई लेटेक्स मतलब कि जो ओपियम पॉपी है उसके ड्राई लेटेक्स से मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो अपना साइंटिफिक नेम है, पेपावर सेमनीफेरम है, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है। जो ये बोल रहे हैं कि जो मॉर्फिन की डिस्कवरी है उसने ये साबित कर दिया कि हम प्लांट के अंदर की चीज को भी निकाल के हम मेडिसिन बना सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था हर्बल साइंस में, हर्बल मेडिसिन में क्या होता था कि हम पूरा प्लांट को यूज करते थे एज अ मेडिसिन। आपने कभी देखा भी हो, हम नीम को यूज करते थे, नीम के पत्तियों को यूज करते थे, तुलसी के पत्तियों को यूज करते थे, हल्दी यूज करते थे। आपको पता नहीं, ये सब हल्दी हमारा एंटीबायोटिक यूज कर लेते थे हम उसको, इन्फेक्शन वगैरह पे, है ना, दूध वगैरह में इम्यूनिटी के लिए यूज कर लेते थे। तो इसीलिए क्या होता था कि पहले हम पूरा क्रूड प्लांट यूज करते थे, पूरा प्लांट ही यूज करते थे एज अ मेडिसिन के लिए, या फिर उसका पूरा लीफ। बट मॉर्फिन की रिसर्च ने, हमारी डिस्कवरी ने ये साबित कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि हम किसी प्लांट के अंदर का मटेरियल भी निकाल के यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे येलो हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, है ना। वैसे एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टर्पिनॉइड्स, बहुत सारे होते हैं। अपने आप आगे जाओगे, आपको वन बाय वन करके आपको सब पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में, बीपा में, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद रखो, जो हमारा मॉर्फिन है उसको हमने अंदर से निकाला है, कौन से प्लांट से? ओपियम पॉपी से, ठीक है। जिसके हमने मेडिसिन बनाई, जिसको हम एज एनाल्जेसिक यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है ओपोइड एनाल्जेसिक। देखो यहाँ पे एक चीज है ओपोइड एनाल्जेसिक, और एक होता है नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड एनाल्जेसिक वो होता है जो हमारे को थोड़ा सा नशा करे, मतलब कि थोड़ा समझो कि कह सकते हो आप, थोड़ा सडेशन करे, सडेशन कोस करे, मतलब कि थोड़ा आपको नींद जैसा आएगा, नींद आएगी थोड़ी सी, ठीक है। ये आप मॉर्फिन लोगे, थोड़ा नींद जैसा आएगा, ठीक है। बट जो नॉन ओपोइड होते हैं उससे नींद वगैरह नहीं आता आपको, ठीक है। वो अपने नशा नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे ना ब्रेन में ना ऑपोइड रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे अपना कापा रिसेप्टर होता है, म्यू रिसेप्टर होता है, डेल्टा रिसेप्टर होता है, ये अपने मॉर्फिन के रिसेप्टर्स होते हैं। जब मॉर्फिन हमारे ब्रेन के ऊपर बैठता है ना, इन रिसेप्टर्स के ऊपर में, तो वो ना सेडेशन कोस करता है, पूरी अच्छी वाली सेडेशन नहीं कोस करता, थोड़ा बहुत नशा। जैसे आपने कभी देखा किसी ड्रग एडिक्टेड पर्सन को, वो कैसे हवा में चल रहा, मतलब कैसे चल रहा होता है, उसको कुछ सुध बुध नहीं होती, हाँ वैसा ही समझो आप, ठीक है। ये हमारा वैसे ही ऑपोइड एनर्जेसिक, मतलब थोड़ा बहुत नशा जैसा करता है, ठीक है। बट जो नॉन ऑपोइड होते हैं वो नहीं करते, क्योंकि वो म्यू कापा डेल्टा रिसेप्टर पर नहीं बैठ पाते हैं। तो अगर आपको पता ही होगा, जैसे हमारे ड्रग होता है अपने रिसेप्टर बाइंड करके अपना काम करते हैं, है ना। तो वैसे याद रखिए, ठीक है। इट इज स्टिल कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग फॉर सेवरल पेन मैनेजमेंट। इसको कहते हैं कि ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है, मतलब कि उच्च कोटि का हमारा ये ड्रग है, जिसको हम मोस्टली अपना पेन मैनेज करने के लिए देते हैं। बट याद रखिएगा, जो मोर्फिन है हम इसको हर बार नहीं, ऐसे हमने यूज नहीं कर लेते हैं। मतलब जब हमारे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा, जब हमारे को सिवियर पेन हो रहा होगा, सिवियर मतलब कि हमसे जब बर्दाश्त ना होगा, तब हम ओपोइड, अपना ओपोइड एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया। याद रखिएगा, कभी आपको छोटा मोटा पेन हो रहा हो तो आपको जैसे पैरासिटामोल दे देंगे, है ना। बट थोड़ा उससे ज्यादा पेन हो रहा हो, फिर आपको वोवेरोन वगैरह दे देंगे। बट आपको बहुत ज्यादा अनकंट्रोल आपसे सहन ना हो पाए पेन, तब हम उसको देते हैं मॉर्फिन वगैरह को, ठीक है, ओपोइड एनाल्जेसिक को। क्योंकि हमें पता है इसके थोड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिच सर्टन ने की थी, अपने सर्टनियर ने की थी 1804 में, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्योर एल्कलॉइड आइसोलेटेड प्लांट, मतलब कि हमारा पहला एल्कलॉइड कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसको हमने प्लांट से आइसोलेट किया था। आइसोलेट समझ रहे हो ना, निकालना किया था, निकालना मतलब, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं हम इसको? पेन में यूज करते हैं, कैंसर में भी यूज कर सकते हैं, कैंसर के पेन में यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब कि जब हम पेन, मतलब ऑपरेशन के बाद में, आपको पता है जिस एरिया में ऑपरेशन हुआ है वहां पेन तो होगा ही ऑब्वियसली, है ना, वहां पे दे सकते हैं। या फिर पैलिएटिव केयर में दे सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी हमारी बिगिनिंग थी, तो एक आप रीड कर लेना, ठीक है। अब क्यूनिन है, क्यूनिन भी हमारा एल्कलॉइड ही है, ठीक है। ये हमारे को कहाँ मिलता है? हमारे को ये सिंकोना ट्री के बाग से मिलते हैं। ये हमारा बाग है, जो सिंक्रोना ट्री का एक समझ लो पार्ट है, वहां से हमारे को ये मिलता है क्यूनिन। एल्कलॉइड कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी, ठीक है। मतलब ये भी हमारे येलो हाउस में ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा। बिफोर इट्स डिस्कवरी मलेरिया कोच मिलो ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड, मतलब ये बोलते थे जब मलेरिया का हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, तो हर साल बहुत लोग मरते थे। बट जब हमने क्यूनिन को डिस्कवर कर लिया, जिसकी वजह से मलेरिया का आज ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है, quinine became the first effective medicine for treating malaria, remained the standard treatment for many years. It also inspired the development of several synthetic
एंटी मलेरिया ड्रग्स। कहते हैं कि इसने ओसो हमारे इंस्पायर किया कि हम कुछ सिंथेटिक एंटी मलेरिया ड्रग्स बना सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्विनीन होती है, इसी का हम कुछ डेरिवेटिव्स बनाते हैं। मतलब इसके कुछ हम जैसे ग्रुप्स को हटाकर, रिमूव करके, सब्स्टिट्यूट करके न्यू सिंथेटिक ड्रग बनाते हैं। ठीक है? जो हमारे मलेरिया में काम आते हैं। मलेरिया देखिए डिसीज़ में काम आते हैं। ठीक है? तो ये बोला किसी ने हमारे को ये साबित कर दिया, ये पॉसिबिलिटी दे दी कि हम कोई भी सिंथेटिक ड्रग बना सकते हैं, एंटी मलेरिया। ठीक है? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आप देख सकते हो नेम 1820 में हुई थी। आप इसकी यूज़ पढ़ लेना। ठीक है? तो ये बहुत ईज़ी टॉपिक है। आपको आज से थोड़ा मैं समझा देता हूँ। आप एक बार रीड कर लोगे थ्योरी, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है? बहुत ईज़ी वर्डिंग है। इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, फॉर्म नोट्स करके। ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब हम बात करते हैं एस्पिरिन की। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो एस्पिरिन था, इसको हम पहले अपना पेन वगैरह लीफ या फिर फीवर रिडक्शन वगैरह, समझो कि ऐसे थोड़ा सा बहुत हम समझ लो कि पेन वगैरह में यूज करते थे एस्पिरिन वगैरह को। बट क्या हुआ, हमें बाद में पता लगा जो अपना एस्पिरिन है, ये हमारा हार्ट अटैक में भी काम करता है। ये अपनी कोगुलेशन को रोकता है, मतलब कि जो ब्लड क्लॉट बनता है उसको रोकता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्लॉटिंग होती है एक्चुअल में। आप जब फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे आगे जाके, उसमें क्या होता है कि जब हमारे प्लाक बनता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लाक कहते हैं इसको, वो हमारे ब्लड वेसल्स में बनता है, जो हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाता है। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। ठीक है? तो एस्पिरिन का बाद में हमें एक और बात बाद में पता लगा, इसका फायदा कि ये भी है कि ये हार्ट अटैक से भी बचाता है। तो इसलिए आजकल जिस पर्सन को हार्ट अटैक आया होता है, या फिर पहला आया होता है, दूसरा आया होता है, उसके जेब में जरूर एस्पिरिन होती है। जब उसको लगे कि मेरे को कुछ हार्ट वगैरह में कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, वो अपने टंग के नीचे रख के, जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल पाथ, वहां से वो एस्पिरिन को 2 मिनट में डिसॉल्व होता है वहां पे। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती एस्पिरिन को। वो सबलिंगुअल पार्ट पे जैसे रखेगा, अपने जीभ के नीचे रखेगा, ये वैसे ही मतलब कि सोलबलाइज हो जाएगी, वहां से ही समझ लो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपके टंग के नीचे का पार्ट होता है, कभी आप अपने मिरर में देखना, वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, 100% होती है। ठीक है? ये अपना फर्स्ट पार्ट, अपना जो कहते हैं इसको फर्स्ट पार्ट, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं करता। ये आप अलग में समझोगे, ये क्या होता है फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या होता है कि हमारे जो कुछ ड्रग्स होती है, वो डिसइंटीग्रेट होती है जब आप ओरली लेते हो। बट जो एस्पिरिन है, वो हम सबलिंगुअली लेते हैं। लेते तो मुंह के थ्रू ही है हम, बट हम इसको टंग के नीचे रखते हैं, जिसकी वजह से 100% इसका एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है? जिसकी वजह से ये अपना हार्ट अटैक में काफी इफेक्टिव साबित हुआ था, इसलिए हम इसको अब हार्ट अटैक में भी यूज करते हैं। ठीक है? माइनर हार्ट अटैक, मतलब बहुत सीरियस वाला नहीं। ठीक है? Aspirin is one of the most commonly used medicine. It was developed by the salicin. कहाँ इट वॉज डेवलप फ्रॉम सेलिसिन। सेलिसिन बनाया, मतलब कि डेवलप कहाँ से किया गया? सेलिसिन से। ठीक है? और नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन विलो बाग, जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है, जो कि विलो बाग में मिलता है। एस्पिरिन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ नसेड्स। नसेड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है। नसेड्स क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इसका तीन होता है, आप ऐसे समझो। इसका मतलब यही है कि हमारे, आपको पता है जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो स्टेरॉइडल होते हैं या फिर नॉन स्टेरॉइडल होते हैं। स्टेरॉइडल मतलब कि उनके अंदर स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? जैसे आपके प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, अपने मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, है ना? ये सब हमारे स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं, है ना? या फिर स्टेरॉयडल हार्मोन होती हैं। टेस्टोस्टेरोन वगैरह हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन है। ठीक है? बट जो हमारे, जो स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं होता, जिनके केमिकल स्ट्रक्चर अंदर स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर नहीं होता, उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल। जैसे हमारे एस्पिरिन हो गया, अपने और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि आप समझ लो कि कोई भी आप ड्रग देख लो अपनी, जैसे वार्फिन वगैरह हो गया, है ना? ये सब अपनी नॉन स्टेरॉयडल में आती है। ठीक है? तो ये हमारे 3 के काम होते हैं। एक तो हमारे ये पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं, एक हमारे को अपना फीवर वगैरह होता है उनमें हेल्प करते हैं। ठीक है? एक होता है हमारा स्वेलिंग वगैरह में, इन्फ्लेमेशन, उसको भी हटाते हैं। 3 चीज़ों का इनका काम होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करेंगे। तो अपना ये अपना जो फीवर वगैरह बन जाता है, फीवर वगैरह हाई होता है, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। तीसरा अपना पेन के मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे। ठीक है? इट रिड्यूस पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, ऑल्सो प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। बट ये अकेले एस्पिरिन की बात कर रहे हैं, जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की प्रिवेंशन है। मतलब कि जो ब्लड क्लॉट नहीं बनने दे रहा, ये बस एस्पिरिन ही नहीं बनने देता, बाकी सब बनने देंगे। ठीक? क्योंकि जो एस्पिरिन है ये इफेक्टिव है हार्ट हार्ट अटैक में। ठीक है? वो आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लाक को नहीं बनने देता अपने ब्लड वेसल्स में हार्ट के, याद रखिएगा इतना। ठीक है? ये हमारा फेलिक्स हॉफमैन ने डिस्कवर किया था 1997 में। पेन रिलीफ, फीवर रिडक्शन, आप इसके कुछ देख सकते हो। और वार्फिन क्या होता है? वार्फिन हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड थिनर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता हो जैसे हमारे ब्लड में जब हमारा ब्लड थिक हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो प्लाक बनाएगा। प्लाक मतलब कि वो क्लॉट बनाएगा। जब हमारा ब्लड जब बहुत ज्यादा विस्कस हो जाता है, इतना समझो विस्कस हो जाता है, तो जो हमारा क्लॉट की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हाई होती है। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप समझो कोई पाइप है, उसके पाइप में कोई क्लॉट है, मतलब कुछ पाइप में कुछ फंस गया है। ठीक है? जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो रुक जाता है ना? जैसे कभी आपने सीवर वगैरह में देखा हो, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से सीवर में पानी नहीं जा पाता और वो बाहर आने लग पड़ते हैं। तो वैसे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं कि जब उनको आगे पानी नहीं जाएगा, अपना ब्लड नहीं आगे जाएगा, तो आगे हमारा हार्ट को नहीं पहुंचेगा, या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को अपना ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ऑर्गन डाई हो जाएगा।
ऑर्गन मर जाएगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। क्यों? हमें पता है ना जैसे कि ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है और हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए होता है उसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? अगर किसी भी अपने ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं पहुँचा मतलब ब्लड नहीं पहुँचा तो वो ऑर्गन डाई हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है? तो ऐसा ही होता है कि जो वार्फिन होता है ये हमारे ब्लड को उसके ब्लड की विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि ब्लड को थिन कर देता है, जिसकी वजह से क्लॉट की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब कि क्लॉट नहीं बन पाता। इसका बहुत तगड़ा मैकेनिज्म है। आप ऐसे समझिए कि ये हमारा विटामिन डी को एक्चुअल में रोक देता है। विटामिन डी क्या होता है? ये आप आगे जाके समझोगे जब इसका फार्माकोलॉजी पढ़ोगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा विटामिन डी होता है, वो हमारा हम कहते हैं कि उसको जैसे समझ लो कि वो अपना एज़ आपने कभी सुना है जैसे हमारा एंजाइम होता है। एंजाइम होता है वो क्या करता है ब्लड को अपना कोई भी रिएक्शन को तेज कर देता है या फिर स्लो डाउन कर देता है। पढ़ा ही होगा आपने केमिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो ऐसे ही समझो जो हमारा विटामिन डी है वो ऐसे ही समझो कि ऐसे इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट होता है हमारा ब्लड की क्लॉट की फॉर्मेशन में। एक्चुअली ये क्या होता है कि जैसे देखो जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है ना वो अच्छा भी है हमारे लिए क्योंकि जहाँ आपके कट लग गए हैं अगर वहां से ब्लीडिंग होता रहे तो आपके जो ब्लड है जो आपके बॉडी में जो ब्लड है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, सीधी बात है ना। क्योंकि ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा या फिर आपके जो हैवी ब्लड लॉस करके आप मर भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि पता है आपकी जो ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली हो ही जा रही है, ठीक है, वो रुकी नहीं थी। तो उसमें जो ब्लड की कमी हो जाएगी इस पर्सन में और मर जाएगा क्योंकि ब्लड की कमी हुई तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। तो वहां पे क्लोट फॉर्मेशन प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। तो क्लोट फॉर्मेशन होता क्या है देखो मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो, कोगुलेंट करके होगा एक लेक्चर, ठीक है। तो वैसे मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारे ना बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक्चुअल में दो पाथवे होता है, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। उसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं तो हमारा क्लोट बनाते हैं। और जो एक्टिवेट कौन करता है वहां पे एक्टिवेट करता है वो कैल्शियम, ठीक है। बट जो हमारा विटामिन डी है इसका भी इनडायरेक्टली रोल होता है उसके एक्टिवेशन में, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये विटामिन डी है उसको हम रोक दें तो अपना वो एक्चुअल में एक्टिवेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अपना क्लोट नहीं बन पाता है, ठीक है। तो वार्फिन एक्चुअल में वही कर, ठीक है। इट्स डिस्कवरी बिगन आफ्टर द कैटल डाइट फ्रॉम द एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज्ड बाय द ईटिंग स्पॉइल्ड स्वीट कॉर्न। And scientists later discovered that the responsible compound and developed warfarin as a medicine. It is widely used as a reduce the risk of stroke and other clot-related disease. तो ये बोल रहे हैं कि एक हमारा समझ लो कि कोई हमारा कैटल था, ठीक है, वो मर गया। क्यों? उसने बहुत ज्यादा खा लिया था क्या? स्वीट क्लोवर, जिसके अंदर वार्फिन प्रेजेंट होता है। समझो उसने बहुत सारा हमारा वार्फिन ले लिया था जिसके वजह से उसमें क्लोट ही नहीं बन पाया, मतलब उसके अंदर जो क्लोट ही नहीं बन पाया। समझो कि कोई कैटल था उसको चोट लगी हुई थी, ठीक है। और उसने आगे ऊपर से हमारा बहुत सारा वार्फिन खा लिया जो हमारा स्वीट क्लोवर के अंदर था, ठीक है। उसने बहुत सारा ये खा लिया जिसकी वजह से क्या हुआ क्लोट ही नहीं बन पाया। और क्लोट नहीं बन पाया और ब्लीडिंग रुक ही नहीं पाई, और ब्लीडिंग होती गई जिसकी वजह से कैटल मर गया, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये चीज नोटिस किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसने ये चीज खाया तो उसके अंदर कुछ ऐसा चीज शुरू होगा जिसकी वजह से क्लोटिंग नहीं बनी। जब इनके इसके ऊपर रिसर्च की तो उनको पता लगा कि इसमें ऐसा हमारा कोई कंपाउंड होता है वार्फिन जो हमारे ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता, जो ब्लड को क्लोट नहीं बनने देता, जिसको हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट, ब्लड थिनर। तो उन्होंने इसको ऐसे मेडिसिन बना लिया, ठीक है। 1940 में इसकी डिस्कवरी हुई। इसका 1954 में पहला मेडिसिन आया, ठीक है। तो आप इसके कुछ देख सकते हो यूजेस वगैरह। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही है। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट डिस्कवरीज इन द मेडिकल हिस्ट्री। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस पेनिसिलिन, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि फंगस पेनिसिलिन। अगर आप स्पीसीज से जाइए तो आप स्पीसीज लिखो पेनिसिलिन नोटाटम। एक्चुअल में ये फंगस की हमारी एक स्पीसीज थी जिसका नाम था पेनिसिलिन नोटाटम। वहां से हमने पेनिसिलिन ऑब्टेन किया था, ठीक है, वहां से निकाला था पेनिसिलिन, ठीक है। बट अब आज के टाइम हम उस स्पीसीज से नहीं लेते हैं पेनिसिलिन, लेते हैं बहुत कम लेते हैं। आज हम यूज करते हैं फंगस की दूसरी स्पीसीज जिसका नाम है पेनिसिलिन कैर्सोजिनम। वहां से हम बहुत सारा पेनिसिलिन बनाते हैं, वहां से लेते हैं समझो, ठीक है, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन कैर्सोजिनम, कैर्सोजिनम, ठीक है। पहले हम नोटाटम से लेते थे बट आज के टाइम हम कैर्सोजिनम से ले रहे हैं, ठीक है। बिफोर एंटीबायोटिक्स इवन माइनर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुड बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। यही बोला कि जब हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं था, अगर छोटा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था तो वो जान का खतरा बन जाता था। क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया मियाटोसिस करके अपना फैलते हैं, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई करके अपने आगे रोटर सेल्स बनाते हैं, बच्चे बच्चे करते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होता है, जैसे कोई किडनी खराब कर देगा, लंग्स खराब कर देगा, कुछ भी खराब कर देगा, है ना। तो वही बोल रहे हैं जब हमारे पास पेंसिल नहीं था तो हमारी जान को खतरा भी होता था। बट जैसे पेनिसिलिन बन गया अब तो हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं आप कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक है। एक्चुअली में ना पेनिसिलिन के बाद भी बहुत सारे टाइप्स हैं, पेनिसिलिन जी है, वी है, अमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, बहुत सारी, क्लोक्सासिलिन है। आप आगे पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेरोस्पोरिन। ये एक्चुअल में भाई है पेनिसिलिन का, आप ऐसे समझ सकते हो भाई है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म और पेनिसिलिन का मैकेनिज्म डिट्टो सेम है, ठीक है, दोनों का मैकेनिज्म सेम है, आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। Spalosporin are the group of broad-spectrum antibiotics obtained from the fungus Spalosporium acromonium, ठीक है, ये उसकी स्पीसीज है जहां से हमारे को स्पेलोस्पोरिन मिलता है, ठीक है।
These आर इफेक्टिव बोथ अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये क्या है? देखो, जो बैक्टीरिया तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है? तो हमारे जो एंटीबायोटिक्स थे, जो पेनिसिलिन था, वो हमारा ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव था, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार देता था, पर ग्राम नेगेटिव को इतना नहीं मार पाता था। फिर हमने बहुत सारे आगे भी डेरिवेटिव्स बनाए हमारे पेनिसिलिन के, जैसे अमोक्सिसिलिन बनाया, वो हमारे इफेक्टिव थे दोनों के लिए। फिर उसके बाद हमने स्पेलोस्पुरिन भी बनाया, स्पेलोस्पोरिन, ठीक है? जो हमारा दोनों का अगेंस्ट इफेक्टिव है, वो ग्राम पॉजिटिव को भी मार सकता है, ग्राम नेगेटिव को भी मार सकता है। तो यही बात कह रहे हैं कि हमारे दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इसके भी हमारे आगे 4 जनरेशन है, जनरेशन 1, जनरेशन 2। जैसे हमारा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अपना सेफोलॉक्सिन हो गया, सिफिक्सिम हो गया, सफीप्रोम हो गया, ये सब हमारे स्टेरॉइड ड्रग्स हैं, ठीक है? आप फार्माकोलॉजी में बेटर पढ़ोगे। अभी आपको बस थोड़ा-सा इंट्रो चाहिए, इतना ब्रीफ में, इतना डिटेल में नहीं आता है एक टॉपिक एक्चुअल में, ठीक है? अब हमारी बात करते हैं टैक्सोल क्या होता है? ये हमारे कैंसर में यूज़ करने वाला ड्रग होता है एक्चुअल में, ठीक है? कैंसर में, ठीक है? Taxol also known as paclitaxel. It is plant derived anti-cancer drugs obtained from the, ये बाग से मिलता है, आप देख सकते हो, जिससे मिलता है, पैसिफिक यूटरी से मिलता है, ठीक है? आप इसका ये चीजें जरूर लिखिएगा, ठीक है? अच्छे इंप्रेशन डालेगा, और साथ में वन वन लाइन में लिखिएगा, पैराग्राफ में मत बना के लिखिएगा, ठीक है? उससे थोड़ा थ्योरी ज्यादा लगती है, ठीक है? इट प्रिवेंट्स कैंसर फ्रॉम डिवाइडिंग, वही बोले कि कैंसर सेल्स को डिवाइड नहीं होने देता। आपको पता है जैसे कैंसर सेल डिवाइड होकर ट्यूमर बनाते हैं, तो अगर कैंसर सेल डिवाइड ही नहीं होंगे तो ट्यूमर ही नहीं बनेगा, ठीक है? इसको डिस्कवर किया था 1967 में, आप देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं आर्टेमिसियन, इसको हम लास्ट में कहते हैं आर्टेमिसिनिन या फिर आर्टेमिसिया, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है? कोई ऐसा गुनाह नहीं है अगर आपने आर्टेमिसिया भी कह दिया तो। आर्टेमिसिन इज अ पावरफुल एंटी मलेरिया ड्रग, ये भी हमारे एंटी मलेरिया ड्रग है। ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट आर्टेमिसिया एनुआ, हमारे कौन से प्लांट से मिलते हैं? आर्टेमिसिया एनुआ, जिसको हम स्वीट बॉम्बवुड भी कहते हैं, ठीक है? इट एक्ट रैपिडली अगेंस्ट द मलेरिया पैरासाइट, ये हमारे मलेरिया पैरासाइट के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है, मतलब बहुत जल्दी इनको मार देता है। नाउ यूज्ड वर्ल्ड वाइड एज अ पार्ट, मतलब कि इसको हम आज वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं एज एसीटी थेरेपी में। अब एसीटी थेरेपी का होता है एक्चुअली में, हमारे ना कोई भी ड्रग्स होती है ना, उनकी थेरेपी बनाई जाती है कि कौन सी थेरेपी में हमें कौन सी ड्रग देनी है। समझो कि आपको जो से फर्स्ट थेरेपी चल रही है, तो हमारी कुछ 5-6 ड्रग्स सेलेक्ट कर ली जाएंगी कि आपको इस थेरेपी में आपको यही ड्रग्स देनी है। तो आप ऐसा समझो कि जो एसीटी हमारी थेरेपी है उसके अंदर हम आर्टिमिस यूज करते हैं, ठीक है? इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ स्वेयर मलेरिया, कि अगर आपको बहुत गंदा वाला मलेरिया हो गया, बहुत स्वेयर मतलब बहुत स्वेयर मतलब कि बहुत, आप कह सकते हो बहुत हैवी वाला मलेरिया हो गया, तो आपको ये आर्टिमिसिया काफी इफेक्टिव शो होगी, ठीक है? एक हमारी क्यूनिन थी, एक हमारी आर्टिमिसिया, हमने दो एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में पढ़ लिया, हमारी टैक्सोलॉजी अपनी कैंसर के बारे में, ठीक है? पेनिसिलिन और स्पेलोस्पोरिन होगा हमारा एंटीबायोटिक, उसके बाद वार्फरिन हो गया एंटीकोगुलेंट, एस्पिरिन हो गया हमारा ब्लड कोगुलेंट, ठीक है? ब्लड क्लोट नहीं बना देता था, ठीक है? एंटीकोगुलेंट समझ लो, ठीक है? उसके बाद हमारा मॉर्फिन एनाल्जेसिक। तो ये हमारे कुछ ड्रग्स की डिस्कवरी थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ फार्माकोपियस के बारे में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपने अगर तक अभी तक सब्सक्राइब करा नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।